स्वागत है आपका फेस टू फेस एक मुलाकात। आप सब आपने ये समाज सेवा की शुरुआत कब की और कैसे की? मैं जब 10वीं 11वीं क्लास पास हो की, उन ज़माने में जो बोर्ड एग्ज़ाम था वो 11th बोर्ड था और 11th बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद कॉलेज में जब एडमिशन हमने ली और जब हम इंटर में गए उस वक्त एक फ़ीस बढ़ाने का डिसीजन उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने लिया। तो फीस अन्याय कारक है जो फीस बढ़ी, उसके खिलाफ एक आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में हिस्सा लेके बड़े पैमाने पे आंदोलन चला, उस पर लाठीचार्ज हुआ, स्टूडेंटों के घायल हुए और उसी में इस क्षेत्र में हम लोगों ने लाठी खा के राजनीति में प्रवेश किया। आपकी शुरुआत लाठी से हुई। लाठी खाने से। हाँ, लाठी खाने से। तो आप सब माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं। आपकी नज़र में माइनॉरिटीज जो है हमारे महाराष्ट्र में कितनी सुरक्षित है? सुरक्षा का यहाँ सवाल है, जो देश में वोटों की राजनीति है उसको लेके कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने के लिए लोग धर्म का आधार बना के राजनीति करने का काम करते हैं। चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सभी जगह पे एक जो संघ परिवार है, भारतीय जनता पार्टी है या उनकी और जो संगठन है जो जुड़े हुए हैं बीजेपी की आइडियोलॉजी या आरएसएस की आइडियोलॉजी से जुड़े हुए, उनको लगता है कि इस देश में जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो पूरी तरह से अगर हमारे साथ आ जाती है तो निश्चित रूप से हम इस देश पे काबिज हो जाएंगे। इसलिए बार बार कोशिश करते हैं कि जो अक़लियत है, माइनॉरिटीज़ है, उसके खिलाफ वातावरण बनाया जाए और मेजॉरिटी को अपने साथ जोड़ा जाए। 50 साल में इस देश के अंदर कभी कश्मीर की धारा 370 के नाम पे, कभी कॉमन सिविल कोड के नाम पे, कभी गौ रक्षा के नाम पे, कभी राम मंदिर के नाम पे, इस तरह से आंदोलन चला चला के अक़लियतों के मन में दहशत निर्माण करना और इन मुद्दों को लेके कहीं ना कहीं छोट-छोट दंगे कराना, कहीं बड़े दंगे कराना और वोट को पोलराइज करना, इस तरह से प्रयास किया गया और उसमें बहुत हद तक वो सफल हो गए और देश की सत्ता में काबिज होने का पूरी तरह से नहीं सफल हो पाए, लेकिन कुछ हद तक उनको सफलता मिली और वो इसको सहारा बना के राजनीति कर रहे हैं। और बड़ी दुखद बात है कि एंटी माइनॉरिटी स्टैंड लेके जो पार्टियां राजनीति कर रही हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो इस देश की जो अक़लियत है वो इस देश का अंग है। 20 करोड़ मुसलमान हो, 2 करोड़ सिख हो, 2-3 करोड़ ईसाई हो, तो ये 25 करोड़ लोग जो 25% देश की जनता है उनको अलग करके देश आगे थोड़ी जा सकता है। ठीक है, वोट हासिल करने तक आप दंगे करा देंगे, वोट हासिल करने के लिए आप लोगों को लड़ा देंगे, लेकिन इससे देश का विकास नहीं होगा। एक अंग अगर किसी का 25% पैरालाइज हो जाए तो पूरे अंग ही उसका पैरालाइज हो जाएगा। ये उनको समझना चाहिए और जो भी हालात बनते हैं माइनॉरिटीज़ को सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं पूरे देश के अंदर टारगेट बनाया जाता है और मैं तो बोल रहा हूँ कि हम मेजॉरिटी कम्युनिटी के सामने जाकर जो ये उनके वोट हासिल करने के लिए जो साजिश रची जा रही है। पिछले हफ्ते हमने टेलीविज़न पर देखा कि पाकिस्तान की अपोजिशन लीडर जो मजहबी पार्टी के रूप में पाकिस्तान में काम करती है, जिस तरह से बीजेपी हिंदुस्तान में काम कर रही है, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हिंदुस्तान आए। उन्होंने आरएसएस के दफ्तर में जाकर सुदर्शन से मुलाकात की। वो तो उनकी बैठकी हो गई, क्या खाया, क्या बनाया, क्या पकाया उनको पता है। आचार्य गिरिराज किशोर के साथ उनकी बैठक हो गई, उनकी बैठक अशोक सिंघल के साथ हो गई, अडवाणी के साथ हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ हो गई और आए भी वो बड़ी उनकी फराग दिली से इन्होंने स्वागत करने का काम किया और चले गए। क्या आपको लगता नहीं नवाब साहब के माइनॉरिटीज, खासतौर से माइनॉरिटीज कम्युनिटी, चाहे वो दलित हो चाहे मुस्लिम हो, एक पानी के एक धारे की तरह है जो जिस तरफ थोड़ा सा नशे पैदा कर देता है वो वहाँ मुड़ जाती है, इनकी अपनी कोई मंजिल नहीं है। थोड़ा सा एक चीज़ है, देखिए पूरे प्लान वे में काम नहीं हो रहा है। इनका एजेंडा माइनॉरिटीज ने खुद तय करना चाहिए कि हमारा एजेंडा क्या है, हम इस मुल्क के अंदर किस एजेंडे पे पॉलिटिकली लोगों के साथ रहेंगे। कुछ क्षणिक भर के लिए लोग मजहबी जज्बात भड़काते हैं। अक़लियत इस मुल्क के अंदर है, जज्बाती कौम है, कुछ मुद्दों पे लोग उनका इस्तेमाल करते हैं। इसमें इस मुल्क के अंदर जो अक़लियत है, खासकर मुसलमान,
हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हमारा एजेंडा तय हो, हम उस एजेंडे को बार्गेन करें कि इस मुल्क में हमारी सोशियो इकोनॉमिकल एंड स्टडी हो पूरी तरह से कि इस मुल्क के अंदर कौन से सूबे में मुसलमानों की इक़्तिसादी हालत क्या है, इकोनॉमिकली वो किस तरह से रह रहा है, एजुकेशनली कितना फिट है। ये पूरी सर्वे होना चाहिए, एक आयोग बना के पूरे मुल्क के मुसलमानों की पोजीशन का सर्वे करा के फिर उसके अपलिफ्टमेंट के लिए एक प्रोग्राम बनने चाहिए कि इनको एजुकेशन में अगर मुसलमान पिछड़ा है तो उसको सरकार की तरफ से क्या मिले, तहसीली तौर पे कमज़ोर है तो सरकार की क्या जिम्मेदारी है। इस तरह से एक पूरा टाइम बाउंड प्रोग्राम बना के इस मुल्क के मुसलमानों में तालीमी बेदारी पैदा हो, पढ़ने लिखने का उनको मौका मिले, उनकी माली हालत सुधारने के लिए नौकरी मिले, उनकी माली हालत सुधारने के लिए कर्ज मिले, रोजगार से जोड़ा जाए। इस तरह का पूरा सोशो इकोनॉमिक सर्वे करा के ही इस मुल्क के मुसलमानों का एजेंडा तय किया जा सकता है और इसके लिए जरूरत है कि इस एजेंडे पे बात की जाए। क्या आपको लगता है ये बहुत मुश्किल काम है? क्योंकि जब भी कोई नहीं, बहुत मुश्किल काम नहीं है, अलग अलग पार्टियां जो है वो बहुत अपने आसान काम है। अलग अलग पार्टियां जो लीडर्स को नहीं, जो लोग सिर्फ जज्बात भड़का के वोट हासिल करना चाहते हैं वो तो इसको समझते नहीं। आप एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बना ही नहीं सकते सर, जहाँ पे जो थोड़ा सा मतलब ये हुआ, कांग्रेस ने ले लिया, जनता दल ने ले लिया, समाजवादी ने ले लिया या उसने ले लिया, लोग अलग अलग पॉलिटिकल हिस्से पे चले तो उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी और एक कहाँ से बनेगी? मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आएंगे? अपने आप को इनसिक्योर हमेशा फील करता रहा है पॉलिटिकली। वो अपनी पार्टी नहीं चाहता, वो सेकुलर है, वो चाहता है कि हम जो इस मुल्क में रहने वाले लोग हैं मेजोरिटी उनके साथ रहें। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अपना लीडर बनाया, उसके बाद मिसेस गांधी उनके लीडर है, बहुगुणा उनके लीडर है, उसके बाद वीपी सिंह को अपना लीडर बना दिया, कई राज्यों में अलग अलग छोटे भाई जो नेता रहे उनको लीडर बना दिया, आज फिर अन्य नेताओं के साथ जुड़ रहे हैं। तो मुसलमान कभी इस मुल्क के अंदर विशेष किसी मजहब या मुस्लिम लीग के साथ पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहा, इन और लोगों के साथ रहना चाहता है। लेकिन और लोगों की जिम्मेदारी है, हम जैसे लोग जो सत्ता में बैठे हैं उन्होंने ये एजेंडा तय करना चाहिए। ठीक है, सभी मेरी तरह सोच के लोग नहीं होंगे, लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं, वो कम से कम इस पर काम करें। और मैंने तो अपनी पार्टी में बात की है कि महाराष्ट्र में जो मुसलमान है उनका सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हो, उस इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर महाराष्ट्र के मुसलमानों के अपलिफ्टमेंट के लिए प्रोग्राम बने, एजुकेशनली कैसे उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, उनकी इक़्तिसादी हालत जो इकोनॉमिक पोजीशन है कैसे सुधारी जा सकती है। एक विचार हमने अपने पार्टी के भीतर रखा है, उसमें मंथन हो रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उसमें से कुछ बाहर निकलेगा। खास करके मुंबई शहर में झोपड़पट्टी वासियों की बड़ी समस्या है। मैं तो जब कोशिश करता हूँ कि सुबह लोगों को 2-3 घंटे यहाँ घर पे मिल के या मंत्रालय में मिल के हम लोग पूरी तरह से प्रयास करते हैं कि लोगों को समाधान हो, लोगों के समस्या छूटे। लेकिन शिक्षा के अभाव के कारण लोग समझ नहीं पाते हैं कि वो कहाँ किस डिपार्टमेंट में उनका काम है, कैसे हल होना चाहिए। तो थोड़ा सा एजुकेशनल प्रॉब्लम की वजह से उनको उनके काम करने में हमें भी दिक्कत होती है। उन्हें पहले तो समझाना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे हल होगा। लेकिन फिर भी गरीब आदमी हैं, उनके मामले हल हो, ये हमारी जिम्मेदारी, हम कोशिश करते हैं। नवाब साहब को ऐसा लगता नहीं पिछले कुछ सालों से हाउसिंग बोर्ड थोड़ा कमर्शियलाइज हो गया है? पहले वो जगह जो है मतलब उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को प्रपोज करके दे दिया करती थी, वो बना देते हैं, आप खुद मतलब बोर्ड ने बनाना शुरू कर दिया है। और देखिए, हाउसिंग बिल्डर के रोल हाउसिंग बोर्ड का गठन इसलिए हुआ था कि शहर बनाना, शहर में रहने वाले गरीब लोगों को मकान मुहैया करके देना, और उस योजना को लेकर महाराष्ट्र में बहुत जगह पे हाउसिंग बोर्ड ने बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाने का काम किया। उस समय जगह राज्य सरकार की थी, इस मुंबई शहर में राज्य सरकार ने बड़ी बड़ी कॉलोनीज बनाने के लिए जगह दी। बाद में अर्बन लैंड सेलिंग एक्ट के तहत कुछ जगह राज्य सरकार के मातहत बोर्ड को मिली। आज जगह पूरी तरह से खत्म हो गई। तो मुंबई शहर में शहर और बड़ा होना तो कठिन है। ये मुंबई छोड़ के अन्य जो छोटे शहर हैं वहाँ पे हाउसिंग बोर्ड की मार्फत बड़े पैमाने पे मकान बनाने का काम शुरू हुआ। अब यहाँ पे जितनी मुंबई शहर की क्षमता है, इतनी ज़मीन मुंबई शहर में महाड़ा के पास उपलब्ध थी। ऐसी ज़मीनें शुरुआत में साइट एंड सर्विसेज के नाम से 1984-85 से लेकर 90 के दशक तक
4-5 बड़ी बड़ी जगह हमारे पास थी, हम लोगों ने साइट एंड सर्विसेज बना के लोगों को इंडिविजुअल प्लॉट, सोसाइटी प्लॉट इस तरह का देने का काम किया। आज जगह ही नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि मुंबई में जो प्रोजेक्ट लेने हैं वो झोपड़ी वालों को पुनर्वसन के लिए जगह नहीं है। तो महाड़ा इस मुंबई शहर में अब उतनी प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। महाड़ा ने अभी टारगेट किया है कि पुरानी बिल्डिंग का जो काम है उसको तेजी से चलाया जाए, झोपड़पट्टी पुनर्वसन का काम तेजी से चलाया जाए। इस तरह से काम हो रहा है। अमरीक साहब, ऑलरेडी 94 में वर्ल्ड बैंक के थ्रू कुछ फॉर्म्स निकले थे और वर्ल्ड बैंक ने पैसा भी लिया था उसका। पता चला 98 में कि वो CRZ में आ गया। 051 प्रोजेक्ट है, 052 चारकोप है, मालूनी का कुछ हिस्से, कुछ सोसाइटी आती है। आज गरीब लोग काफ़ी परेशान है कि मतलब ऑलरेडी कितने लोगों ने पोजीशन ले लिया लेकिन वो अपने मकान नहीं बना सकते हैं। 94 में जो लोग मतलब जिनको मकान की आवश्यकता थी, आज भी वो लोग बेघर जो है घूम रहे हैं और वर्ल्ड बैंक ने उनका जो इनिशियल अमाउंट लिया हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड बैंक फंडेड इसकी, हाँ जो वर्ल्ड बैंक की मार्फत उसको हम वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट कह रहे थे। तो ये एक जो इतना बड़े लोगों के साथ और खासतौर से वो तबका जो दबा कुचला होता है या सर्विस क्लास पीपल लोग हैं जो मकान चाहते हैं, आज 10 सालों से वो प्रोजेक्ट वैसे के वैसे ही ठप पड़ा हुआ है। क्या आप इससे कुछ रोशनी डालेंगे कि कुछ उम्मीद की किरण है? वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट जो राज्य सरकार के महाड़ा में साइट एंड सर्विसेज की स्कीम बनाई थी, गोराई, चारकोप, मालवनी, मझीवड़े, बोरीवली, इस तरह से मुंबई शहर में 50,000 से ज़्यादा साइट अवेलेबल करके दी गई। उसमें से लगभग 12-13 हज़ार जो प्लॉट थे वो 97 में जब अलॉटमेंट हुआ तब केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला CRZ कि समंदर खाड़ी इससे 500 मीटर तक कोई डेवलपमेंट हो नहीं सकता, इसकी वजह से वो बाधित हो गई। राज्य सरकार ने पूरी ताकत से केंद्र सरकार से हमने लड़ाई लड़ी। हमने कहा कि आपका नोटिफिकेशन 97 में आया है बट वी हैड प्लान्ड इट बिफोर 97, तो ये अंडर CRZ नहीं होता, इसका क्लैरिफिकेशन करो। तो माझीवड़ी, बोरीवली, गोराई, चारकोप, इस तरह से सभी स्कीम को उसमें से रिलीफ मिल गया है। वहाँ पे जिनको जगह दी गई थी उनका डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया या वो कर सकते हैं। सिर्फ मालवनी का एक पोर्शन है जहाँ पे थोड़ा सा अभी उसका क्लियरेंस मिल नहीं पाया, उसके लिए भी हम परसुएशन कर रहे हैं। अभी आपने मुलाकात की मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ महाराष्ट्र हाउसिंग श्री नवाब मलिक जी से और उनके विचार सुने। आपने बड़ी सादगी से इस चीज़ का इतराफ़ किया, इस चीज़ को माना कि मुस्लिम नेताओं का, मुस्लिम लीडरों का या मुस्लिम के जो भी कायद हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पर आना चाहिए। कोई एक मुस्लिम फ्रंट होना चाहिए जिससे कि उनके कॉमन प्रॉब्लम्स, कॉमन सर्वे और कॉमन जो भी चीज़ है वो सामने आए। और वो खुद तैयार हैं इस बात के लिए, लेकिन हो सकता है कि दूसरे जो लीडर्स हैं जो और पार्टियों में हैं शायद वो इसके लिए हिचकें, लेकिन इस बात में वाकई सच्चाई है कि ये एक यूनिफॉर्म फ्रंट, मुस्लिम फ्रंट ज़रूर होना चाहिए जो पूरा रिप्रेजेंट कर सके मुस्लिम समस्याओं को।